कहां तक डिस्कशन किया था? मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं इसे हमने देखा था। मल्टीपल एलील्स में हमने एबीओ ब्लड ग्रुप देख लिया था। दिखाओ कहां तक पढ़ाया था, क्या लिखवाया था? अच्छा, मल्टीपल एलील्स से स्टार्ट करवाया था, है ना? टू स्टडी मल्टीपल एलील्स a diploid organism is required or gamete is required or population is required. Population is required. Without population you can't study multiple alleles. हम किसी भी जीन के मल्टीपल फॉर्म्स को, मोर देन 2 एलील्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते विदाउट पॉपुलेशन स्टडी। क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में तो मैक्सिमम ही कितने होते हैं? 2 एलील्स होते हैं, और गैमेट में तो एक ही होता है। चल, अगर हम डिफरेंट जीनोटाइप बनाना चाहें, अगर कोई पर्टिकुलर जीन है और मल्टीपल एलील्स रख रहा है, तो फार्मूला क्या होगा? n+1/2। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसे हम मल्टीपल एलील्स को। जो एग्जांपल है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है, ये मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लेन स्टिनर एंड जो ब्लड ग्रुप का जीन है, इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9 एंड नेम ऑफ जीन इज आई जीन। आई मीन्स आइसोग्लूटिनोजन। क्या होता है? आइसोग्लूटिनोजन। आई क्या करता है? आई रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? रेगुलेट अटैचमेंट, रेगुलेट अटैचमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, on the surface of RBC। आरबीसी की सरफेस पर शुगर मॉलिक्यूल को अटैच कराने का काम कौन करता है? आई जीन। जो आई जीन होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 9 पर होता है, इसके कितने एलील्स मिलते हैं पॉपुलेशन में? 3 एलील्स मिलते हैं। एलील्स का नाम क्या है? आई ए, आई बी एंड आई ओ। आई ए एंड आई बी के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? कोडोमिनेंसी। एंड आईओ जो एलील है, कैसा एलील है? रेसेसिव एलील। कैसा एलील है? रेसेसिव एलील है। अगर आईए के साथ आईओ आएगा तो ये कंप्लीट डोमिनेंसी दिखाएगा आईए। अगर आईबी के साथ आईओ आएगा तो आईबी क्या दिखाएगा? कंप्लीट डोमिनेंसी दिखाएगा। चलो देखते हैं कैसे हमारे ब्लड ग्रुप्स बनते हैं, किस तरीके से ये एलील हमारी आरबीसी की सरफेस पे कौन सी शुगर मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं और कब क्या ब्लड ग्रुप बनता है, उसे देखते हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। जैसे मान लो ये आरबीसी है, डिस्क शेप्ड आरबीसी है, बाहर से दबी हुई है इस तरीके से। ठीक है, कभी देखा है आरबीसी का स्ट्रक्चर? ऐसा स्ट्रक्चर होगा या ऐसा देख लो। ठीक है, तो अंदर से दबी हुई होगी, उधर से भी क्या हुई होगी? दबी हुई होगी, मतलब डिस्क शेप्ड रहती है, बाइकॉन्केव। और ये जब इमेच्योर थी तो इसमें न्यूक्लियस भी होता है, क्रोमोसोम भी होते हैं जब इमेच्योर होती है। मान लो क्रोमोसोम नंबर 9 पर एक आईए नाम का एलील है, समझने के लिए। और ये आईए एलील क्या करता है? यहाँ पर इस इमेच्योर आरबीसी में एक एंजाइम बनाता है, एंजाइम ए बनाता है। क्या बनाता है? एंजाइम ए। अच्छा, आरबीसी की जो सरफेस है वो किससे बनी हुई है? जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है? लिपिड बाइलेयर से। और आप जानते हैं कि लिपिड बाइलेयर्स जो होती है उसमें ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट की चेन ऐसे क्या निकली हुई होती है? बाहर निकली रहती है। देखा होगा ना आपने जब मॉडल पढ़ा होगा, लिपिड से ऐसे कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच रहती है, जिसे ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड। अगर प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहे तो ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसा हमें पता रहता है।
तो ये ग्लाइकोलिपिड्स पहले से लगे हुए हैं, मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है और ये कार्बोहाइड्रेट चेन लगी हुई है। अब अगर मान लो इसमें क्या बन रहा है, इसमें आईए एलील है, एंजाइम ए है, तो एंजाइम ए क्या करेगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट की चेन बनी हुई है इसके ऊपर एक स्पेशल टाइप की कार्बोहाइड्रेट को और जोड़ देता है, और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन। क्या नाम है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन। तो अगर आरबीसी में एंजाइम ए रहेगा तो जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं उन पे क्या जुड़ जाएगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन। पहले से भी शुगर मॉलिक्यूल थे लेकिन अलग से एक अगर एंजाइम ए आई एल लेता है तो एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन भी शुगर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। तो इस पूरे को क्या बोलेंगे आप, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा कार्बोहाइड्रेट का पार्ट हो गया जो मॉडिफाइड हो गया प्लस लिपिड का पार्ट है, इस पूरे ग्लाइकोलिपिड को जो मॉडिफाइड ग्लाइकोलिपिड हो गया इसे हम बोलेंगे एंटीजन ए। क्या बोलेंगे, एंटीजन ए बोलेंगे। और जिसकी भी आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप। तो इस तरीके से ए ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। एंजाइम ए आईए से बनता है, एंजाइम ए की वजह से ग्लाइकोलिपिड पे एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन मॉडिफाई हो जाता है और सारे ग्लाइकोलिपिड्स को आप क्या बोलेंगे, ए एंटीजन, और ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए। सिमिलरली अगर हम सेकंड बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो आरबीसी है उसमें इमेच्योर थी, जब क्या था, आईबी था। तो आईबी अगर एलील होगा तो आपकी जो आरबीसी है उसमें एंजाइम बी बनेगा, समझने के लिए। और पहले से हर एक मेम्ब्रेन कहीं पर भी हो वहां पर ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स लगे ही होते हैं। ये तो सिंगर एंड निकोलसन ने बताया ही था ऐसा कि ग्लाइकोलिपिड्स ऐसे होते हैं। अच्छा, अब अगर मान लो एंजाइम बी बनेगा तो एंजाइम बी क्या करेगा, ये जो ग्लाइकोलिपिड है, लिपिड प्लस ये कार्बोहाइड्रेट की चेन ग्लाइकोलिपिड, इसके ऊपर एक अलग टाइप की शुगर को अटैच करेगा और उस शुगर का नाम रहेगा गैलेक्टोज। क्या नाम रहेगा, गैलेक्टोज रहेगा। तो गैलेक्टोज अगर आ गया सब जगह, अगर गैलेक्टोज जैसा आ गया तो इस पूरे को अब हम क्या बोलेंगे, पूरे ग्लाइकोलिपिड को एंटीजन बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटीजन बी हो गया, बी एंटीजन। और ये जो बी एंटीजन हो गया, अगर आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन होता है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, बी ब्लड ग्रुप हो जाता है, इस तरीके से। अच्छा, अगर मान लो आपके पास थर्ड कंडीशन कौन सी हो सकती है कि जो पेयर है एलील्स की उसमें आईए भी हो और क्या हो, आईबी भी हो, बोथ आर कोडोमिनेंट। तो ये भी एंजाइम ए बनाएगा और ये एंजाइम बी बनाएगा। एंजाइम सेम क्लास के ही रहेंगे, थोड़ा सा उनके काम करने का तरीका क्या है, अलग है। दोनों ये एंजाइम क्या है, सेमी क्लास के हैं, एक ही टाइप के एलील से तो बन रहे हैं, मतलब एक ही टाइप के जीन से तो बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा कोई गैलेक्टोज जोड़ता है तो कोई एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामिन जोड़ता है। अब एंजाइम, अच्छा, सरफेस पे पहले से ही क्या रहता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स अटैच रहते हैं, मतलब ग्लाइकोलिपिड्स ऐसे रहते हैं। तो ये जो एंजाइम ए है ये क्या करेगा, ये क्या जोड़ देगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन। और जो ये एंजाइम बी है ये क्या जोड़ देगा, ये जोड़ देगा गैलेक्टोज। तो आरबीसी की सरफेस पे क्या हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों एंटीजन हो जाएंगे। तो दोनों ए एंड बी दोनों एंटीजन मिलेंगे तो अब ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ऐसा आपको बता दिया होगा शायद, ऐसा बताया था इस तरीके से, ब्लड ग्रुप पढ़ाया होंगे तब। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर फोर्थ कंडीशन और क्या हो सकती है, फोर्थ कंडीशन हो सकती है अगर मान लो आईओ एलील हो, जो रेसेसिव एलील है, जो काम नहीं करता है, जो एंजाइम नहीं बनाता है, जो एंजाइम नहीं बनाएगा। अब अगर एंजाइम नहीं बनाएगा तो फिर तो जो ग्लाइकोलिपिड जैसे होते हैं वैसे ही रहेंगे, उनमें किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। और मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो आप क्या ए एंटीजन बोल पाओगे, नहीं। क्या बी एंटीजन बोल पाओगे, नहीं। तो हम बोलेंगे ए एंड बी एंटीजन क्या है, अब्सेंट। अब अब्सेंट है तो इस ए एंड बी एंटीजन की अब्सेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करें, नॉट से। नॉट होता है ना, नॉट नहीं है, नॉट। तो नॉट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। नॉट को जर्मन में, जर्मन कन्वेंशन में नॉट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
ओ से बीच में जो ओ आता है ना नॉट के, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ ब्लड ग्रुप। कैसा है, ओ। ओ मतलब क्या है, ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है अब्सेंस ऑफ ए एंड बी एंटीजन। मतलब इस पर्सन में ए और बी एंटीजन क्या है, अब्सेंट है, उस अब्सेंस का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ओ है। ठीक है, और ये ओ क्यों लिखा हमने अब्सेंस को, कहां से लिया है, नॉट से लिया है, नॉट का जो बीच का लेटर है ओ, उससे लिया है। ठीक है, अब्सेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमारी जो, हमारे पास जैसे एलील होंगे उस तरीके से हमारे आरबीसी सरफेस पर एंटीजेंस होंगे, और उस तरीके से हमारा क्या होगा, ब्लड ग्रुप। क्लियर सबको। चलो टेबल बना लेते हैं ना कि हमारे पास क्या क्या जीनोटाइप कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हमारे पास क्या क्या एंटीजेंस हो सकते हैं, क्या क्या एंटीबॉडी हो सकती है, क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। ऐसा कर लेते हैं, इसको मिटा दूं इधर को, लिखो जल्दी से फास्ट। एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, सही तो लिखा है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज, मिटा दूं, छोटा लिखा हुआ है तो दूर क्यों बैठा हुआ है, आगे बैठ। एक गैलेक्टोज है, ग्लूकोज का मॉडिफिकेशन, बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे सब, ठीक है। तो आइए, आई वाले जीन ने क्या किया, रेगुलेट अटैचमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कि एबीओ ब्लड ग्रुप है, वो लैंडस्टर ने डिस्कवर किया, उसका जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है, जीन का नाम आई जीन होता है। आई जीन क्या करता है, आरबीसी की सरफेस पे शुगर मॉलिक्यूल के अटैचमेंट को रेगुलेट करता है। आई जीन के कितने एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं। 3 एलील आई ए होता है, आई बी होता है, आई जीरो होता है। आई ए एंड आई बी बोथ आर कोडोमिनेंट, बोथ आर इक्वली डोमिनेंट, इसलिए ऐसा लिखा है। आई एन आई बी बोथ आर डोमिनेंट और आई ओ, ऐसा लिखा है। अगर आपके पास एलील आई ए होगा तो एंजाइम ए बनेगा, एंजाइम ए बनेगा तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर कौन सा शुगर जुड़ेगी, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, तो पूरे ग्लाइकोलिपिड को क्या बोलेंगे, ए एंटीजन। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आई बी एलील होगा तो एंजाइम बी बनेगा, एंजाइम बी बनेगा तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या जुड़ेगा, गैलेक्टोज जुड़ेगा। पूरे ग्लाइकोलिपिड का नाम क्या हो जाएगा, बी एंटीजन, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। अगर दोनों एलील है, दोनों कोडोमिनेंट है, दोनों एंजाइम बनेंगे तो एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन भी जुड़ेगा, गैलेक्टोज भी जुड़ेगा। दो एंटीजन हो जाएंगे, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन, दोनों हो जाएंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप। अगर आईओ रहेगा, कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा तो ना तो ए एंटीजन बनेगा ना बी एंटीजन बनेगा। तो ए एंड बी एंटीजन अब्सेंट है, इसके अब्सेंस को बताने के लिए क्या लिखा है, जीरो लिखा है, ओ लिखा है, ओ ब्लड। ये हो गया। चलो इधर देखो, जीनोटाइप्स आपके पास क्या क्या हो सकता है, आइए, 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 आई ओ, ये हो सकता है। अगर ये होगा तो आईए एलील है, आईए एलील है तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन बनेगा। अगर एंटीजन ए है आपकी आरबीसी पे तो आपके पास एंटीबॉडी ए होगी या बी होगी, ए तो हो ही नहीं सकती क्योंकि खुद के पास ही एंटीजन ए है।
कौन सी होगी? बी एंटीबॉडी। और ब्लड ग्रुप किसके बेसिस पे होगा? एंटीजन के बेसिस पे। तो एंटीजन क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। अगर जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन में एलील ऐसे हैं आई बी एंड IB-IO, तो एंटीजन बी बनेगा, और एंटीबॉडी ए, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। ए एंड बी दोनों एंटीजन बनेंगे। एंटीबॉडी क्या रहेगा? ए एंड बी अब्सेंट, दोनों एंटीबॉडी नहीं हो सकती, ना ए हो सकती है ना बी हो सकती। ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा? ए बी। और यहां पर IO रहेगा तो ए एंड बी अब्सेंट, यहां पर ए एंड बी प्रेजेंट। और ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा? एंटीजन अब्सेंट है तो ओ। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि एंटीजन अब्सेंट, यहां पर ऐसा लिखेंगे ए एंड बी एंटीजन अब्सेंट। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई सा भी एंटीजन नहीं। ए एंड बी एंटीजन अब्सेंट है, इसलिए क्या लिखा है? अब्सेंस को लिखा है, ए एंड बी की अब्सेंस को ओ लिखा है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि ओ ब्लड ग्रुप इसका रहता है, उसके बाद एंटीजन होता ही नहीं। उसके बाद होता है, लेकिन कौन सा एंटीजन नहीं होते? ए एंड बी नहीं होता। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि जिसका AB ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी नहीं होती, उसमें एंटीबॉडी होती है, बस कौन सी नहीं होती है? ऐसी एंटीबॉडी जो एंटीजन ए के अगेंस्ट काम करती है। एंटी ए एंटीबॉडी, इसका पूरा नाम क्या है? एंटी ए एंटीबॉडी। इसका पूरा नाम क्या है? एंटी बी एंटीबॉडी। नहीं तो बी तो एंटीजन एंटीबॉडी मिलती ही नहीं है। अरे बात समझ में? एंटीबॉडी तो वही होती है जो तुमने सीखी है। कौन कौन से सीखी है? GMEAD यही सीखा है ना। बी एंटीबॉडी का भी नाम सुना था? तो फिर ये बी एंटीबॉडी लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ऐसी एंटीबॉडी जो बी एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है, एंटी बी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तो एम हो सकती है, कोई दूसरी एंटीबॉडी होगी इसमें, एम अधिकतर होती है इनमें। उसका रियल नाम क्या है? कोई सी IgD काम कर रही होगी, लेकिन उसका नाम क्या है? ऐसी एंटीबॉडी जो बी एंटीजन के अगेंस्ट काम करे, नाम क्या आएगा? एंटी बी एंटीबॉडी। ऐसी एंटीबॉडी जो एंटीजन ए के अगेंस्ट काम करे, क्या नाम रहेगा? एंटी ए एंटीबॉडी। अब वो एंटीबॉडी एम भी हो सकती है। आ रही बात समझ में है? ऐसा नहीं सोचने का है कि एंटीबॉडी ए मिलता है एंटीबॉडी बी, तो एंटी जो बॉडी ए होता है वही आएगा यहाँ पर। एंटीबॉडी कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ऐसी एंटीबॉडी जो किसके अगेंस्ट काम करे? एंटीजन ए के अगेंस्ट काम करे, नाम क्या होगा? एंटी ए एंटीबॉडी। एंटीजन बी के अगेंस्ट काम करे, नाम क्या होगा? एंटी बी एंटीबॉडी। ऐसा समझने का है। ठीक है, चलो। आपने ABO ब्लड ग्रुप तो देखा, एक ब्लड ग्रुप और होता है, उसे भी देख लेते हैं। RH ब्लड ग्रुप। रेसस ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है वो होता है क्रोमोसोम नंबर 1 पे। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे बताया जा रहा है। जीन का नाम है डी जीन। क्या नाम है? डी जीन है। अगर आपके पास कैपिटल डी स्मॉल डी है, तो आपके आरबीसी के ऊपर एक और एंटीजन बनेगा, नाम रहेगा डी एंटीजन। क्या क्या नाम रहेगा? डी एंटीजन। और एंटीजन अगर डी नाम रहेगा मतलब डी एंटीजन प्रेजेंट है, डी एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी पे, तो बोलेंगे प्लस। क्या बोलेंगे? प्लस। प्लस मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स डी एंटीजन आपके आरबीसी के ऊपर क्या है? प्रेजेंट। अगर स्मॉल डी हुआ तो आपके आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा। और डी एंटीजन अब्सेंट है, जिसके पास भी डी एंटीजन अब्सेंट है, अब्सेंट को क्या बोलेंगे? डी एंटीजन की नेगेटिव। मतलब आपका ब्लड ग्रुप कैसा है? नेगेटिव। आपके आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन नहीं है। प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अब्सेंट है तो नेगेटिव।
किसके रेस्पेक्टिव में बात हो रही है? डी एंटीजन। ध्यान से देख लो, डी एंटीजन कब आता है, अभी क्वेश्चन कराएंगे। और डी एंटीजन एब्सेंट कब रहता है? नेगेटिव कब आता है, पॉजिटिव कब आता है? आपको सर ने ये भी पढ़ाया होगा कि यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू बता देते हैं सारे ब्लड जो होते हैं वो कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन रेसिपिएंट है, ये सब बता देते हैं। और उसमें एक बात बताते हैं, हालांकि जूलॉजी का पार्ट है लेकिन मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी कभी भी मैच नहीं करनी चाहिए। क्या बोला मैंने क्या ऐसा बोला कि डोनर की एंटीबॉडी और रेसिपिएंट का एंटीजन? ऐसा नहीं बोला। मैंने क्या बोला? डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी कभी मैच नहीं करना चाहिए। अब आपका दिमाग मत लगाना कि सर वो तो मैच तो कर ही जाए। हम अगर भले ऐसा सोचें, अगर हम सोचते हैं जैसे ए वाला ब्लड ग्रुप, जैसे ए वाला ब्लड ग्रुप वाला इसको अगर ब्लड दे रहा बी को, ठीक है, तो क्या होगा? इसका एंटीजन क्या इसकी एंटीबॉडी से मैच करना चाहिए? तो जैसे ही मैच करेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? एग्लूटिनेट हो जाएगा। तो ए ब्लड ग्रुप रखने वाला इंडिविजुअल कभी भी बी को दे पाएगा? क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि जैसे ही ए एंटीजन है, डोनर का एंटीजन बी वाले के पास आएगा और उसके पास भी एंटीबॉडी कौन सी है? ए वाली। जैसे ही मैच करेगा तो ब्लड ग्रुप ब्लड क्या हो जाएगा? एग्लूटिनेट हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी मैच नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे कि सर कैसा बताएं? जैसे ये बी वाला बी को ही दे रहा है, मान लो एक बी वाला है दूसरे बी को दे रहा है, तो जैसे दो बी ब्लड ग्रुप वाले हैं, यहाँ पर बना लेते हैं चार्ट के थ्रू, ठीक है, तो समझ में आएगा। ये ओ ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है। चलो, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, रेसिपिएंट है। कहां से लेगा? बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं। तो कभी ऐसा हो ही गई नहीं कि एंटीजन आ तो रहे सारे टाइप के, लेकिन एंटीबॉडी तो किसी के लिए नहीं है। एंटीबॉडी तो है, लेकिन जो ए एंटीजन आ रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, जो बी एंटीजन आ रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है। तो आ सकता है, यहां से भी ब्लड आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, ठीक है। और ये जो है इसके पास एंटीजन है ही नहीं। अब एंटीजन नहीं है तो ये किसको दे सकता है? कभी ऐसा हो ही गई नहीं कि एंटीजन और कभी एंटीबॉडी से मैच करेगा, तो इसका एंटीजन तो है ही नहीं। तो ये इसको भी दे सकता है और इसको भी दे सकता है और इसको तो दे ही रहा है, ठीक है। और ओ ब्लड ग्रुप वाला ओ को दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है। ये पूरा चार्ट इस बात को ध्यान में रखते हुए रखा है कि डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी कभी भी मैच नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए रखा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नहीं रखा है कि डोनर का एंटीबॉडी और रेसिपिएंट का एंटीजन अगर मैच भी कर रहा है तो करने दो। डोनर की एंटीबॉडी और रेसिपिएंट का एंटीजन अगर मैच भी कर रहा है तो हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को लेना देना किससे है? डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी कभी मैच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर उल्टा हो गया, मैच भी हो रहा है, तो उसमें टेंशन नहीं लेने का है कि सर ये बात तो वही हुई, ऐसा नहीं बोलने का। उसका एंटीजन हो गया, इसकी एंटीबॉडी, बात तो वही हुई। समाज में क्वेश्चन आता है ना कि भाई आपने बोला डोनर का एंटीजन है, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी है, सही बात है, एंटीजन एंटीबॉडी मैच नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर डोनर के पास एंटीबॉडी हो और रेसिपिएंट के पास क्या हो? एंटीजन हो, तब भी तो मैच तो हो ही रहा है ना। लेकिन उसको ध्यान नहीं देना है, वो बहुत ही कम रिएक्शन होती है। वैसे एंटीबॉडी रियल में क्या होती है? कम होती है, नंबर में बहुत कम होती है। तो उस पर फोकस नहीं करना, फोकस इस पर करना है डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी। चलो, इसमें एक और इस तरीके से आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को दे सकते हैं? क्या नेगेटिव वाले नेगेटिव को दे सकते हैं? क्या नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है? दे सकता है। क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है? नहीं, नहीं दे सकता। तो ये दो चार्ट आपको आना चाहिए, सर ने बनवाए भी होंगे शायद, बनवाए हैं सर ने, अब भूल गए। चलो, तो इस तरीके से ये हमें पूरा ब्लड ग्रुप का हमने समझा। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा
कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है, उसके कितने जीन है आपके पास? अरे एक जीन है। कितना जीन है? एलील कितने हैं पूरी पॉपुलेशन में? ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने हैं? 3 एलील है। जीनोटाइप कितने हैं उधर देखो, 1 2 3 4 5 6, सबसे उधर वाले 6 जीनोटाइप है। फिनोटाइप्स कितने हैं? 4 फिनोटाइप्स हैं। आप मुझे बताओ, क्या ब्लड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एलिज में फॉलो हो रहा है, अप्लाई हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा एलील है। क्या इसमें कोडोमिनेंस अप्लाई हो रहा है? हो रहा है। कब अप्लाई हो रहा है? जब एबी ब्लड ग्रुप आता है। क्या इसमें डोमिनेंस अप्लाई हो रहा है? डोमिनेंस मतलब कंप्लीट डोमिनेंस, तो इसमें ये भी अप्लाई हो रहा है। क्या इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस अप्लाई हो रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं अप्लाई हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट के क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसे क्वेश्चन आ सकता है। वो एक ही जीन है, लेकिन एक जीन के 2 एलील, आई और आई बी में। जीन तो आई ही ना, आई वाला ही जीन है ना। जीन तो एक ही आई है। उसके उसके हो सकते हैं 2 फॉर्म हो, जैसे कि टी वाले जीन के क्या होता थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। वैसे ए आई वाले जो जीन है, उसके हमारे पास किसी में क्या हो सकता, 3 मिलते हैं, 3 उसके एलील, आई ए आई बी और आई हो सकता है किसी में आई ए आई बी हो। तो आई ए आई बी 2 अलग अलग जीन थोड़ी ना है, एक ही जीन की 2 कॉपी है, मतलब 2 एलील है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको सर ने बता दिया है। हमारा फोकस किस पे रहेगा? जीन्स एंड देयर जीनोटाइप्स, ब्लड ग्रुप एंड देयर जीनोटाइप एंड देयर इनहेरिटेंस, मतलब क्वेश्चंस पे हमारा फोकस रहेगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उस पर फोकस रहेगा। ठीक है, एक मिनट का टाइम हो रहा है लिखने के लिए। फादर्स ब्लड ग्रुप इज ए, फादर का ब्लड ग्रुप कितना है? ए है। कौन सा है, कितना नहीं है? ए है। फादर्स ब्लड ग्रुप इज ए एंड मदर्स ब्लड ग्रुप इज ए बी। क्वेश्चन लिख लो पहले। फादर्स ब्लड ग्रुप इज ए एंड मदर्स ब्लड ग्रुप इज ए बी। Which blood group of offspring, which blood group of offspring will indicate father is heterozygous for A blood group? अच्छा, बी ब्लड ग्रुप है क्या? अच्छा हाँ, फादर इज हेटेरोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप। अच्छा, क्वेश्चन आंसर तुम्हारा भी आया है। हाँ, which blood group of offspring will indicate father is heterozygous for A blood group? Father is heterozygous for A blood group. बच्चों का आंसर आ चुका है। क्या आया है? बी। वेरी गुड। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी पॉजिटिव। कौन सा है? फिर उसके बाद में ओ पॉजिटिव, फिर उसके बाद में ए पॉजिटिव। तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है? बी पॉजिटिव। चलो मुझे बताओ, यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ?
ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? ओ नेगेटिव। ओ कॉन्सेप्ट से याद करना है। देखो ओ तो सबको दे सकता है और नेगेटिव भी सबको दे सकता है, पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, तो ओ नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हुआ? ये ए बी सबसे ले सकता है, और कौन सा? पॉजिटिव सबसे ले सकता है। नेगेटिव वाला तो नहीं ले पाएगा पॉजिटिव से, तो बोलेंगे ए बी पॉजिटिव। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, हालांकि क्वेश्चन आएंगे तो ये जूलॉजी का पार्ट है। ठीक है। रेयरेस्ट ए बी नेगेटिव, जो रेयरेस्ट है वो कौन सा है? सबसे रेयर किसी का ए बी नेगेटिव है यहाँ पर? नहीं होगा, मतलब समझ गए, ये हमने कर भी लिया एक्सपेरिमेंट। कैसा है? ए बी क्या है? रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। चलो इधर देखो, क्वेश्चन लिख लिया, चलो इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं अब। ए ब्लड ग्रुप है और मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है? ए बी। अब इसके जीनोटाइप दो हो सकते हैं, आई ए आई ओ और आई ए आई ए, और इसका जीनोटाइप तो एक ही होगा, आई ए आई बी। हमने क्या करना है, एक बार ये जीनोटाइप मानेंगे और इससे क्रॉस लगाएंगे, एक बार ये जीनोटाइप बनाएंगे और इससे क्रॉस लगाएंगे, और देखेंगे कि बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप नया आ रहा है जब ये जीनोटाइप लगाते हैं। ठीक है, पहले इससे क्रॉस लगा लेते हैं, आई ए इंटू आई ए आई बी। जब भी क्रॉस लगाना हो ना, दो आई ए दिए हो तो इसको एक आई ए माना करो। एक आई ए मानोगे तो क्या हो जाएगा? आई ए के साथ आई ए की क्रॉस लगेगी और आई ए के साथ आई बी, और इधर क्या है? आई ए एक मान लेंगे, आई ए आई ओ और आई ए आई बी। क्या क्या बनेगा इसमें? इस आई ए की क्रॉस इससे लगेंगे, आई ए इसका, इस आई ए की आई बी से आई ए आई बी, इस आई ओ की इस आई ए से आई ए आई ओ, और इससे आई ओ की इस आई बी से आई बी आई ओ। तो ये ब्लड ग्रुप है, ए बनेगा, इसमें कैसा बनेगा? ए बी बनेगा, इसमें कैसा बनेगा? ए बनेगा, इसमें कैसा बनेगा? ए बी बनेगा, इसमें कैसे बनेगा? ए बनेगा, इसमें कैसे बनेगा? बी। तो फादर को जब हेट्रोजाइगस रख रहे हैं तो कौन सा ब्लड ग्रुप नया बन रहा है? बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि ए और ए बी ब्लड ग्रुप तो चाहे फादर होमोजाइगस हो चाहे हेट्रोजाइगस हो, ए और ए बी ब्लड ग्रुप तो बनते ही है। बी ब्लड ग्रुप अगर बन रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि फादर क्या है? हेट्रोजाइगस है ए ब्लड ग्रुप को लेकर, क्योंकि जब वो हेट्रोजाइगस होते हैं तभी बनता है, वो होमोजाइगस होता है तब तो बनता नहीं है। तो बी ब्लड ग्रुप बनना मतलब ये इंडिकेशन होना कि फादर क्या है? हेट्रोजाइगस है ए ब्लड ग्रुप को लेकर। ठीक है, चलो लिख लो इसे, नहीं लिखा हो तो। फादर इज ए एंड मदर इज बी। क्वेश्चन है, फादर इज ए एंड मदर इज बी, समझ गए ना क्या है? फादर्स ब्लड ग्रुप इज ए, इतना लिखना, लिखेगा कौन? फादर इज ए एंड मदर इज बी। फाइंड आउट रेशियो ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ऑफस्प्रिंग। फाइंड आउट रेशियो ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग है उनमें डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप बनेंगे, उनका रेशियो निकालना है। लेकिन आप सोचोगे सर रेशियो कैसे निकाले? भाई क्या माने हम, इनको तो हर किसी के ए ब्लड ग्रुप है तो दो टाइप के जीनोटाइप है, बी ब्लड ग्रुप तो दो टाइप के जीनोटाइप है, तो आपको सारे टाइप के रेशियो बनाना है। मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनाना होंगे? 4, है ना? ए ब्लड ग्रुप है तो 2 हो सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप है तो दो हो सकते हैं। सारे बनाओ और प्रैक्टिस करो, कौन कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे ऑफस्प्रिंग में, सारों की प्रैक्टिस करो। कौन जल्दी से लिखता है इस सारे कॉम्बिनेशन को, और देखते हैं उसे, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही करना है कुल मिला के। नहीं, कोई नहीं है। ए ब्लड ग्रुप है और बी है
तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है आइए आइए। इसमें एक ही क्वेश्चन में मैं रियल में क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा के 4 क्वेश्चन हम बना सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन 4 अलग अलग क्वेश्चन कराने की बजाय क्या करें, एक ही क्वेश्चन के फॉर्म में अपन उसको लिख रहे हैं। एक हो सकता है आइए आयु, जो रेशो निकालना है वो कैसे निकालना है, ए बी ओ। बताओ, ए से जब 2 होंगे तो क्या आएगा, आई ए आई बी। सारे बच्चों में सारों का ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा, ए बी। तो जो अगर निकालें ए बी ओ का, तो यहाँ 0, ये 0, ये 1 और ये 0, 0 0 1 0। अगर ऐसे जीनोटाइप बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो क्या क्या आएगा, आई ए आई बी और क्या आएगा, आई बी आई ओ। मतलब ए बी ब्लड ग्रुप और बी आएगा। बताओ अगर रेशो बना ऐसा ए बी ओ का, तो क्या आएगा, ए ब्लड ग्रुप वाले 0, बी ब्लड ग्रुप वाले 1, ए बी ब्लड ग्रुप वाला 1 और ओ ब्लड ग्रुप का 0, 0 1 1 0। अगर ऐसा बनाए तो क्या आएगा, आई ए आई बी और क्या आएगा, आई ए आई ओ। कैसा ब्लड ग्रुप आएगा, ए बी आएगा और ए आएगा। रेशो बनाओ ए बी और ओ के बीच में 1 0 1 0, ठीक है। चलो ऐसा जब होगा तो क्या होगा, रेशो क्या आएगा, इसको, ठीक है, क्लियर। क्या रेशो रहेगा, बी ए बी ओ 1, आई ए आई बी आई ए आई ओ हो गया 1 1 1 1। तो देखो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि फादर इज हेटेरोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड मदर इज आल्सो हेटेरोजाइगस फॉर बी ब्लड ग्रुप, फाइंड आउट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इन ऑफस्प्रिंग। ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, फादर इज होमोजाइगस फॉर ए, मदर इज होमोजाइगस फॉर बी, फाइंड आउट ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चाइल्ड। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने सारों टाइप की प्रैक्टिस कर ली, वही है समझ में। क्वेश्चंस तो कैसे भी बना सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन अ फैमिली चिल्ड्रन से हो ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ, फाइंड आउट या व्हाट विल बी जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स। तो सारे टाइप के होंगे तो क्या होंगे। तो क्वेश्चंस तो इन्हीं को लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसा भी पूछा जा सकता है। हमने एक ही क्वेश्चन कर लिया सारों के लिए। क्वेश्चन लिखो। मदर्स ब्लड ग्रुप इज बी, मदर्स ब्लड ग्रुप इज बी and their child's blood group is O. Mother's blood group is B and their child's blood group is O.
Who among the following mother's blood group is B and child's blood group is O? Who among the following cannot be father of the child? Who among the following cannot be father of the child? ऑप्शन में है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा? ए बी। ठीक है, आई बात समझ में? बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप फादर का नहीं हो सकता? तो बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। चाहे कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन यहाँ पर जरूर लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक न एक बच्चा तो ऐसा होगा ही होगा जिसे सॉल्यूशन की जरूरत है। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप है और जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप हमें पता करना है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या दिया हुआ है? ओ ब्लड ग्रुप। अच्छा, ओ ब्लड ग्रुप दिया है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? ये तो होगा ही होगा। एक आयु कहां से आया होगा? मदर से, और एक कहां से आया होगा? फादर से आया होगा। ठीक है। अच्छा, मदर में दूसरा एलील कौन सा होगा? आई बी। ये होगा क्योंकि ब्लड ग्रुप कैसा है? बी है। लेकिन यहाँ पर एक आयु इधर से आया है। अच्छा, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं हो सकता ये तो हमें पता है, लेकिन कौन सा हो सकता है? हम बोलेंगे पहली पोजीशन पे आई आएगा तो ब्लड ग्रुप हो सकता है। पहली पोजीशन पे अगर आई बी आएगा तो ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है। पहली पोजीशन पे अगर आई आएगा तो क्या हो सकता है? ओ हो सकता है। लेकिन कभी भी ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं हो सकता? ए बी। ए बी के लिए क्या चाहिए? आई ए आई बी। और अगर दो आई ए आई बी रहे तो एक भी अगर कोई आएगा तो नीचे या तो ए ब्लड ग्रुप बनना चाहिए या बी ब्लड ग्रुप बनना चाहिए। कभी भी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता। तो ए बी ब्लड ग्रुप अगर पेरेंट्स में से किसी का है तो बच्चे का कभी भी ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता? ओ नहीं हो सकता। ठीक है, या पेरेंट में किसी का ओ ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी ए बी नहीं हो सकता, उल्टा भी आ सकता है। ठीक है, अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो कभी भी बच्चे में ए बी ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता, क्योंकि एक आई से आएगा तो दूसरा आई बी इधर से आना पड़ेगा। अब अगर ओ है एक पेरेंट का तो दोनों आयु आयु है उसमें, तो फिर कभी ए बी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। तो पेरेंट्स में और जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें किसी में ओ ए बी हो तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेरेंट में ओ है तो बच्चों में ए बी नहीं हो सकता। बच्चों में अगर ओ है तो पेरेंट में ए बी नहीं हो सकता। बच्चों में अगर ए बी है तो पेरेंट में ओ नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, जो आपने सीखा है। आपने क्या सीखा है? आपने सीखा है कि दो अलग अलग जीन अगर अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे होते हैं तो उनको हम पहले मोनोहाइब्रिड पैटर्न में सॉल्व करते हैं, फिर उन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे हमने टी और आर जीन के बीच में सीखा था ना, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। फादर्स ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव, फादर्स ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव and mother's blood group is O positive. Father's blood group is A positive and mother's blood group is O positive. And their first child is O negative. And their first child is O negative. Find out probability of B negative in their offspring. Find out probability of, sorry, A negative. A negative. Find out probability of A negative in their offspring. A negative in their offspring.
ध्यान दे, पॉजिटिव नेगेटिव का जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 1 पे, डी वाला जीन, और ए बी ओ का जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पे। ठीक है, वेरी गुड, 1/8। और किसी का आया 1/8? वेरी गुड, सोचो कैसे करोगे। वेरी गुड, 1/8। सबका आ गया क्या 1/8? अब कभी कभी ऐसा भी होता है। इधर देखो, इसको देखो, अप्रोच कैसा है, कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ये सिर्फ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, इतना नीट का लेवल नहीं। लेकिन मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये जो पिछला कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हैं कि सेपरेट करना जीन्स को और उसको अप्लाई करना, उसको यहाँ पर भी चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उस कॉन्सेप्ट की और की अच्छे से ग्रिप बन जाएगी कॉन्सेप्ट की कैसे करते। देखो इधर हमारे पास क्या है, फादर कैसे हैं, ए पॉजिटिव है, और मदर कैसी है, ओ पॉजिटिव है। फर्स्ट चाइल्ड कैसा है, ओ नेगेटिव है ना। अब देखो क्या है, हमें पता है कि ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसका जीन कहाँ होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे, और पॉजिटिव नेगेटिव का जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है। तो हम पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए इंटू ओ, क्या लिखेंगे, ओ पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अरे भाई, मैंने ए ओ को वाले जीन को अलग लिख लिया, दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर लिया, अलग लिख लिया। बच्चे में क्या आया था, नेगेटिव आया था, उसको अलग लिख लिया। और इस ओ को अलग लिख लिया, इनके ऊपर जो पॉजिटिव था नेगेटिव था वो अलग लिख लिया, क्योंकि इसका जीन अलग है और उसका जीन अलग है। ठीक है, चलो। अब क्या हुआ, इसका ये फर्स्ट जो चाइल्ड है इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ है, तो इसके पास क्या है, आईओ है। तो इसके पास भी क्या है, आईओ ही होगा, ओ ब्लड ग्रुप है। तो इसके पास क्या आईए है, नहीं, क्या है, आईओ है। कैसे पता चला ये जीनोटाइप है, ये फर्स्ट चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप ओ है इससे पता चला। ठीक है, और इधर अगर बच्चे में नेगेटिव आ रहा है और पेरेंट दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो बताओ ये पॉजिटिव को लेकर के कैपिटल डी होंगे या कैपिटल डी स्मॉल डी होंगे? हमें पता है नेगेटिव आया तो क्या होगा, स्मॉल डी। मतलब एक स्मॉल डी इसके पास भी है, एक स्मॉल डी इसके पास भी है, लेकिन दोनों पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसमें कैपिटल डी भी है और इसमें भी क्या है, कैपिटल। ठीक है, पॉजिटिव कब आ सकता है, कैपिटल डी में और कैपिटल डी स्मॉल डी में। तो दोनों के पास कैपिटल डी स्मॉल डी है, इसलिए क्या आया, नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव भी है और बच्चा क्या आया, नेगेटिव आया। अगर टू राइट हैंडेड पेरेंट प्रोड्यूस लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड, वही बात है जो क्वेश्चन किया था पहले अपन ने, ऐसा है। तो आपको क्या पता चल गया इस फर्स्ट चाइल्ड से, क्या पता चल गया कि एबीओ ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम है उसमें लेके जीनोटाइप इसका क्या है, ये पता चल गया। और जो आरएच ब्लड ग्रुप है उसको लेकर के पेरेंट का जीनोटाइप क्या है ये पता चल गया ना पता। अब क्या करना है आपको, बच्चों में क्या लेके आना है, क्या लेके आना है, बी ने ए नेगेटिव लेके आना है ना। तो अगर पेरेंट ऐसा हो, इस तरीके से क्रॉस करें, और कैसा है पेरेंट है, दूसरा जीन कैसा है उसके पास, इस तरीके से है, तो बताओ इधर से आएगा क्या, क्या क्या आ सकता है बच्चों में, आईए आईओ और आईओ, ऐसा आएगा। इधर से बच्चों में क्या आ सकता है, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल। ये जीनोटाइप पक्के यही जीनोटाइप है पेरेंट के। अच्छा, क्रोमोसोम नंबर 9 पे जो जीन है उसके जीनोटाइप ये है, और क्रोमोसोम नंबर 1 पे उसका जीनोटाइप ये है। कैसे पता चला आपको कि यही जीनोटाइप है उनके? आपने ये पहले फर्स्ट चाइल्ड जो ओ नेगेटिव दिया हुआ है इससे कंफर्म कर लिया है। ठीक है, ओ कब आएगा, जब जीनोटाइप ये होंगे, नेगेटिव कब आएगा, जब जीनोटाइप ये हो। कंफर्म करके उसके बाद क्रॉस लगा रहे हो आप। तो बचाओ, क्या पूछा है, आई बी, क्या पूछा है, बी नेगेटिव पूछा है ना, कि ए नेगेटिव, ए नेगेटिव। तो इधर से ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
इधर से ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 और इधर से नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 कितना हो गया 1/8। तो कॉन्सेप्ट सेम है, अगर आप अप्लाई करना चाहते तो कर सकते थे इसको। यही तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, टी और आर जीन अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे है तो अलग अलग जीन के अलग अलग जीनोटाइप लिखेंगे, साथ में लेकर के आना है तो उनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है, ए को अलग लिखा, ए के रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है जीनोटाइप ये लिखा पेरेंट का, नेगेटिव के रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है जीनोटाइप ये लिखा हमने पेरेंट का, और उससे क्या अगली जनरेशन में आ सकता है, ऐसा जीनोटाइप रहेगा तो क्या अगली जनरेशन में आ सकता है, और नेक्स्ट चाइल्ड में ए नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इधर से ए 1/2 इधर से नेगेटिव 1/4। ये कॉन्सेप्ट आज के बाद जब भी कभी दो जीन ऐसे देखने को मिले जो अलग अलग क्रोमोसोम पेयर पे हैं तो आप प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल सकते हो अलग अलग करके। अभी अच्छा यूज किया इसका हमने। बताओ फर्स्ट चाइल्ड अगर मैं नहीं देता और डायरेक्ट ए नेगेटिव पूछ लेता तो आप बता नहीं पाते, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड से हमें जीनोटाइप कंफर्मेशन में मदद मिली। फर्स्ट चाइल्ड इसे देखा नेगेटिव है तो हमने कंफर्म कर लिया कि आई जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे आई वाले जीन है उनको लेकर जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं, और नेगेटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये दोनों है तो इनको लेकर के क्या क्या जीनोटाइप पेरेंट क्या हो सकते हैं। पहले वाले चाइल्ड ने हमें जीनोटाइप को कंफर्म करवाया कि ये हो सकते हैं, कंफर्मेशन हो सकती है जीनोटाइप इनके। फिर अगले वाला चाइल्ड जब बनेगा तो उन जीनोटाइप के बीच में क्रॉस अलग अलग करके हमने सेम लेके आया। क्वेश्चन समझ में अच्छे से, ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये पिछले कॉन्सेप्ट को और रिफाइन कर सको, आप अच्छे से कर सको उसके लिए बताया आपको। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे ही पूछेंगे, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, बताओ क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा तो आप कर ही लोगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये हमने मल्टीपल एलील्स क्या कर लिए हैं कंप्लीट। आप क्या पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ें, अब हम पढ़ेंगे प्लियोट्रोपिक जीन। क्या पढ़ेंगे, प्लियोट्रोपिक जीन। मेंडल ने क्या कहा था, पहले तो मेंडल को याद करो, एक जीन वन कैरेक्टर को क्या करता है कंट्रोल करता है, मेंडल ने ये कहा था। तो फिर पोस्ट मेंडलिज्म में क्या कहा जा रहा है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, मेंडल ने जो कहा कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये अगर ऐसा होगा तो जीन का नाम क्या होगा, प्लियोट्रोपिक जीन होगा। और एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर प्लियोट्रोपिक जीन में, अगर प्लियोट्रोपिक जीन में, कौन से जीन में, प्लियोट्रोपिक जीन के अंदर किसी प्रकार का क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो एनसीईआरटी ने लिखा है मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट आएंगे। क्या आएंगे, मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट आएंगे। क्या है कहने का मतलब इसका कि भाई जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, एक से ज्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, तो अगर उसमें कोई चेंज आ जाता है तो फिर एक से ज्यादा फिनोटाइप क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। अब ऐसा कैसे होता है कि एक जीन है उसका एक प्रोडक्ट है, कैसे मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट आते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, भले जीन एक है वो एंजाइम एक ही टाइप का बनाता है, उस एंजाइम से कोई ना कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और वो प्रोडक्ट जो होता है उसका डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या है, रोल है। तो सिर में चल रही है कोई सी रिएक्शन, वहां अलग तरीके से वो काम करता है प्रोडक्ट, कोई पैरों की सेल में चल रही है रिएक्शन, वहां पर वो प्रोडक्ट अलग तरीके से काम करता है। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, फिनाइल कीटोन यूरिया की बात करते हैं। अब फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होता है, जीन होता है जो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का होता है, उस जीन में मान लो गड़बड़ी हो गई, म्यूटेशन हो गया, तो क्या नहीं बना, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बना। अब इसके नहीं बनने से क्या हो रहा है, जो रिएक्शन चल रही थी फिनाइल एलेनिन किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, अब फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिनाइल एलेनिन क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। तो अगर वो ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा तो मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग खराब हो जाएगा। अगर स्किन की सेल में अगर फिनाइल एक्यूमुलेट होगा
तो जितना भी मेलानिन है उसको डिग्रेड करवा देगा, तो क्या हो जाएगा, स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगा। अगर हेयर फॉलिकल में होगा तो फॉलिकल को डैमेज करके हेयर लॉस हो जाएगा, या हेयर के अंदर भी मेलानिन है उसका भी डिकलरेशन कर देगा। तो इस तरीके से हो क्या रहा है कि रियल में तो एक जीन खराब हुआ था। कौन सा खराब हुआ था? प्लियोट्रोपिक जीन था। कौन सा था? फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का जीन खराब हुआ था। उससे सिर्फ एक एंजाइम नहीं बना, लेकिन उससे जो प्रोसेस हो रही थी अलग अलग जगह, वो अलग अलग तरीके से क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। तो मल्टीपल क्या आ रहे हैं, फिनोटाइपिक इफेक्ट। कभी हेयर लॉस भी हो रहा है, स्किन पिगमेंटेशन भी हो रहा है, साथ साथ में और क्या हो रहा है, दिमाग खराब भी हो रहा है। ये तो याद रहा, मेंटल रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? मेंटल रिटार्डेशन भी हो। तो आपने क्या देखा, एक जीन में म्यूटेशन हुआ तो क्या हुआ, मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। क्योंकि जीन जो प्रोडक्ट बनवा रहा है, जो एंजाइम बना रहा है, उस एंजाइम से जो रिएक्शन चलकर प्रोडक्ट आ रही है, प्रोडक्ट हर एक सेल में अलग अलग तरीके से काम करता है। इस वजह से क्या हो रहा है, मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट आ सकते हैं। चलो तो हम देखते हैं, कोई एक जीन को याद करते हैं। जैसे गार्डन पी के दो एग्जांपल लेंगे हम, जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक है, जैसे जीन 1 की अगर बात करें जो गार्डन पी में है, ये जीन क्या करता है, फ्लावर कलर को डिसाइड करता है। जो हमारी जो गार्डन पी है मेंडल ने जो सिलेक्ट करी थी, उसमें फ्लावर कलर को कंट्रोल करने वाला जीन कैसा होता है, प्लियोट्रोपिक होता है। वो फ्लावर कलर को तो कंट्रोल करता ही करता है, सीड कोट कलर को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, फ्लावर कलर को किसने स्टडी किया था? मेंडल ने। और सीड कोट को भी मेंडल ने ही स्टडी किया था ना? नहीं, सीड कोट को मेंडल ने स्टडी नहीं किया। मैंने बताया था आपको, सीड कोट तो बाहर का क्या है, कवर है, उसको मेंडल ने स्टडी नहीं किया। तो मेंडल ने फिर सीड कलर किसको बोला है, कॉटिलिडन के कलर। किसको बोला है, कॉटिलिडन का। यहाँ पर जो फ्लावर कलर वाला जीन है वो फ्लावर कलर डिसाइड कर ही रहा है, साथ में किसको डिसाइड कर रहा है, सीड कोड को। और इसको मेंडल ने सिलेक्ट नहीं किया था। और एक और कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, रेड स्पॉट्स। आपने गार्डन पी प्लांट देखा होगा तो उसकी एक्सिलरी पोजीशन जो होती है, रेड स्पॉट्स इन एक्सिल्स ऑफ लीफ, जहां से लीफ निकलती है ना, और स्टेम और लीफ के बीच में जहां एंगल होता है, एक्सिलरी पोजीशन होती है, उस एक्सिलरी पोजीशन क्या आते हैं, रेड स्पॉट्स आते हैं। तो ये वाला काम भी कौन कराता है, फ्लावर कलर वाला जीन ही कराता है। तो ये जो 1 जीन है, ये कितने कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है, 1 2 3। तो कैसे बोलेंगे, प्लियोट्रोपिक। ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कौन सा मेंडेलियन कैरेक्टर ऐसा है जिसका जीन प्लियोट्रोपिक है, फ्लावर कलर का। और एक और एग्जांपल बताता हूं मेंडेलियन कैरेक्टर में से। सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। एक एग्जांपल काफी ज्यादा लिखा हुआ है, काफी अच्छी तरीके से लिखा है एनसीईआरटी ने, बी जीन को लेकर के। कभी एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो पता चला होगा आपको, बी जीन के बारे में वहां पर लिखा है। बी जीन क्या होता है, एक क्वेश्चन भी आपने किया होगा कि बी जीन एक ऐसा जीन है जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनाता है। ब्रांचिंग एंजाइम बोलते हैं इसको। तो ब्रांचिंग एंजाइम बनाने वाले जीन को क्या बोलते हैं, बी जीन बोलते हैं। और ये क्या करता है, जो शुगर होती है उसे किस में कन्वर्ट करता है, स्टार्च में कन्वर्ट करता है। बीजिन कैसे काम करता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बना के शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, स्टार्च में। जब ये स्टार्च में कन्वर्ट होता है तो ये बीजिन क्या करता है, दो कैरेक्टर को अफेक्ट करता है। एक तो जो मेंडल ने लिखा है, बीजिन को मेंडल ने आर से लिखा है। बीजिन को मेंडल ने कैसे लिखा है, आर से। पहला कैरेक्टर कौन सा है, सीड शेप। तो अब एनसीईआरटी जब देखोगे तो सीड शेप को दो तरीके से लिखा गया है। बी जीन भी कंट्रोल कर रहा है, और उधर आगे जब मेंडेलियन कैरेक्टर लिखते हैं तो आर से लिखते हैं सीड शेप। अब बी से लिखो या आर से लिखो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और एक यही वाला जीन जो क्या करेगा, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को भी अफेक्ट करेगा। बताओ साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन कहां पर पड़ा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, भूल गए। चलो इधर बताओ, अगर मान लो ये बी जीन है, अगर प्लांट में कैपिटल बी है, तो सीड का शेप कैसे बनेगा,
राउंड बनेगा। वेरी गुड। क्या बनेगा? राउंड। अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है तो कैसे बनेगा? राउंड बनेगा। बस यहाँ पर आर की जगह क्या लिखना है? बी लिख दिया है। स्मॉल बी है तो कैसे बनेगा? रिंकल्ड बनेगा। बनेगा। लेकिन यही वाला जो जीन है बी जीन, ये साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को कैसे अफेक्ट करेगा? कैपिटल बी हुआ तो कैसे साइज बनेंगे? लार्ज। अच्छा, सीड के अंदर देखने को मिलते हैं स्टार्च ग्रेन। सीड की सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। वहां स्टार्च को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। वहां पर स्टार्च ग्रेन देखने को मिलता है। ज्यादा स्टार्च बनेगा तो लार्ज ग्रेन बनेंगे। अच्छा, मीडियम अगर स्टार्च बनेगा तो मीडियम ग्रेन बनेंगे। अगर एक ही जीन अगर एक दो एलील में से के डोमिनेट रहेगा तो मीडियम बनेंगे। और अगर स्मॉल भी रहेगा तो स्मॉल स्टार्च ग्रेन बनेंगे। जीन जो क्या बनाता है? स्टार्च ब्रांचिंग बनाता है। जो क्या करता है? शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करता है। ये जीन, इसका जो प्रोडक्ट है स्टार्च, ये दो तरीके से दो कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है, सीड शेप को और सीड और साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को। तो ये जीन कैसा हुआ? प्लियोट्रोपिक जीन। कैसा हुआ? प्लियोट्रोपिक जीन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सीड शेप को तो बी जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैसे अफेक्ट कर रहा है? कंप्लीट डोमिनेंसी। क्या दिखा रहा है? सीड शेप में कंप्लीट डोमिनेंसी दिखा रहा है। दिखा रहा है ना? कंप्लीट डोमिनेंसी समझते हो? कैपिटल बी स्मॉल बी में से कौन एक्सप्रेस हो रहा है? सिर्फ कैपिटल बी राउंड आ रहा है। लेकिन साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के अंदर बी जीन कैसे बिहेव कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। कैसे कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो कर रहा है। कर रहा है? अरे आ रही बात समझ में? तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो प्लियोट्रोपिक जीन है, सीड शेप को भी डिसाइड करता है, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को भी डिसाइड करता है। लेकिन एक में तो कंप्लीट डोमिनेंसी दिखाता है और एक में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी दिखाता है। ठीक है? पेज नंबर 78 जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जहां प्लियोट्रोपिक जीन लिखा है, उसका लास्ट पैराग्राफ किसी को समझ में नहीं आता, उस पैराग्राफ की अब मैं बात कर रहा हूं। ठीक है? देखो इधर, उस पैराग्राफ को समझने के लिए मुझे भी कम से कम उसको 100 टाइम्स पढ़ना पड़ा, तब जाकर के मुझे वो समझ में आया। इतना भी नहीं पढ़ना पड़ा, लेकिन तुम्हें बता रहा हूं कि वो समझ में नहीं आया। ठीक है? तो ध्यान समझे इसको। इधर देखें, ये मैंने लिखा बी जीन। ये कैसा जीन है? प्लियोट्रोपिक जीन है। कैसा है? कैसा है? प्लियोट्रोपिक है। एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या करता है? अफेक्ट करता है। करता है। बताओ ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? अब बोलो सर ये एंजाइम बना रहा है, डोमिनेंट है, एंजाइम बना रहा है। देखो एंजाइम बन रहा है मतलब कि जीन तो फंक्शनल है ही है, साथ साथ में एक्सप्रेस भी हो रहा है, प्रोडक्ट भी बना रहा है, तो डोमिनेंट है ये। मैं बताऊंगा कि बताओ कौन से डोमिनेंसी दिखा रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं बता सकते। क्या बोलोगे? नहीं बता सकते। हम उसकी डोमिनेंसी के बारे में सीधा बता नहीं सकते। कंप्लीट इंफॉर्मेशन डोमिनेंसी के बारे में सिर्फ जीन को देख करके कि जीन फंक्शनल है, जीन प्रोडक्ट बना रहा है, और इतनी उसको वो फंक्शनल है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, इतना देख करके अगर वो प्लियोट्रोपिक जीन है तो उसकी डोमिनेंसी के बारे में आपको आइडिया नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप ये पूछोगे कि सर पहले ये बताओ ये प्लियोट्रोपिक जीन है, हम बता देंगे कैसे डोमिनेंसी शो करेगा, लेकिन आपको क्या बताना होगा? कौन से कैरेक्टर के बारे में? आप बोलोगे कि चलो बताओ बी जीन, कैपिटल बी है आपके पास प्लांट में, सीड शेप को लेकर के कैसे डोमिनेंसी शो करता है? तो आप बोलोगे कंप्लीट डोमिनेंसी शो करता है। अगर मैं बोलूं कि बताओ ये जो बी जीन है, ये साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को लेकर कैसे डोमिनेंसी शो करता है? इनका डोमिनेंसी शो करता है। तो क्या जीन को देख करके क्या वो फंक्शनल है, क्या वो प्रोडक्ट बना रहा है? तो प्लियोट्रोपिक जीन की डोमिनेंसी के बारे में आपको कुछ आइडिया लग रहा है? नहीं। आपको क्या बताना होगा? कैरेक्टर अंडर स्टडी। आप कौन से कैरेक्टर की स्टडी करना चाह रहे हो? क्योंकि प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है? अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग डोमिनेंसी को शो कर सकता है। तो डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन इन केस ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन। अगर प्लियोट्रोपिक जीन है
तो डोमिनेंसी जो है वो जीन को देख करके उसका एक ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, उसका सेल्फ फीचर नहीं है, उसका इंडिपेंडेंट फीचर नहीं है कि जीन को देख करके हम उसके डोमिनेंसी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस या इंडिपेंडेंट या सेल्फ फीचर ऑफ अ जीन। जीन का सेल्फ फीचर, उसका ऑटोनोमस फीचर, उसका इंडिपेंडेंट फीचर नहीं है अगर जीन कैसा है, प्लियोट्रॉपिक है। क्योंकि जीन को देख करके अगर वो फंक्शनल है, वो नॉन फंक्शनल है, ये देख करके उसकी डोमिनेंसी के बारे में हम आइडिया ना कहीं लगा सकते। हमें किसको देखना पड़ेगा डोमिनेंसी को पूरा चेक करना है? तो हमें ये तो देखना ही होगा कि जीन फंक्शनल हो, हमें ये भी देखना होगा कि जीन एक्सप्रेस भी हो, प्रोडक्ट भी बनाए, लेकिन साथ साथ में हमें क्या देखना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर फिनोटाइप को भी देखना पड़ेगा जिसकी हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इन तीनों बातों को जब देखोगे तभी आप एक प्लियोट्रॉपिक जीन की डोमिनेंसी के बारे में आइडिया लगा सकते हो। तो एक्चुअली में डोमिनेंसी किस पे डिपेंड करती है, जीन फंक्शनल होना चाहिए, जीन का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, और जीन अगर प्लियोट्रॉपिक है तो साथ साथ में किसको देखना पड़ेगा, पर्टिकुलर फिनोटाइप को भी देखना पड़ेगा जिसको आप क्या कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, जिसकी आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। क्लियर? प्लियोट्रॉपिक जीन जो है, बताओ अगर जीन इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन, क्या डोमिनेंसी ऑटोनोमस फीचर है जीन की? क्या जीन को देख करके हम डोमिनेंसी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं? नहीं। क्या जीन फंक्शनल है तब भी आइडिया नहीं लगा सकते? नहीं। पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन डोमिनेंसी के बारे में नहीं बता सकते। क्या जीन एक्सप्रेस हो रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तब भी आइडिया नहीं लगा सकते? नहीं, नहीं लगा सकते। अगर मैं बोलूं जीन फंक्शनल है, बताओ कैसा डोमिनेंट रहेगा, नहीं बता सकते। जीन एंजाइम बना रहा है, बताओ कैसा लगा डोमिनेंट होगा, नहीं बता सकते। आपको क्या बताना पड़ेगा, प्लियोट्रॉपिक जीन है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, कैरेक्टर को भी देखना होगा। जो सेम आ रही है, तब तो हम कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम प्लियोट्रॉपिक जीन में, क्योंकि ये तो दो ही हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन ऐसे होते हैं जो कम से कम 6 या 7 या 8 कैरेक्टर को एक साथ अफेक्ट करते हैं, बताऊंगा जेनेटिकल डिसऑर्डर में। तो किसी में कैसे डोमिनेंस दिखाते हैं, किसी में दूसरे तरीके, ठीक है, किसी में को डोमिनेंस दिखाएंगे, किसी में और प्रकार की और भी डोमिनेंस होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे। तो एनसीईआरटी का पैराग्राफ समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? चलो लिख लेते हैं यहां पर 78 इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन ये जो पॉइंट है ना, इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन, इंसेंट ने सबसे लास्ट में लिखा है, सारी बातें लिख दी है, फिर लास्ट में लिखा है कि ऐसा इसलिए होता है अगर प्लियोट्रॉपिक जीन है तो ये बात सही, ठीक है, हमने पहले ही लिख दिया इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन। इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन, और उस पूरे पैराग्राफ को हमने अलग अलग कर दिया है। डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन। ऑटोनोमस मतलब सेल्फ या इंडिपेंडेंट फीचर नहीं है, जीन को देख के नहीं बोल सकते। अगर आपको डोमिनेंसी देखना है तो इट डिपेंड्स ऑन जीन, देयर प्रोडक्ट एंड पर्टिकुलर फिनोटाइप या कैरेक्टर जो आप क्या कर रहे हो, वी चूज टू एग्जामिन।
ऐसा लिखा है। कैरेक्टर अंडर स्टडी भी लिख सकते थे इसको, लेकिन जैसा एनसीईआरटी में लिखा है वैसे ही मैंने लिख दिया। कैरेक्टर अंडर स्टडी मतलब कि कौन सा कैरेक्टर को आप स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर आप साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन की स्टडी कर रहे हो तो बोलोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, अगर आप सीड शेप को कर रहे हो तब बोलोगे कंप्लीट डोमिनेंसी। ये नहीं लिखा था क्या? हम्म, फिनोटाइप भी जैसा होता है वैसे ही होगा। हाँ हाँ, फिनोटाइप हम देख सकते हैं। तो क्योंकि होता क्या है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ये तो ये जीन अपना काम कर रहा है, अभी स्टार्च बना रहा है, स्टार्च तो बना ही रहा, जितना बनाना है उतना बनाता है। अब ये स्टार्च जो है ना, इसका अमाउंट, ये सीड शेप को लेकर तो क्या करता है, कैपिटल बी में भी राउंड ही बना देता है, और उतना ही स्टार्च का, अगर कैपिटल बी स्मॉल भी आएगा, अगर स्टार्च का अमाउंट कम भी हो जाए तब भी शेप को कैसा देगा, राउंड ही देगा। लेकिन जब साइज ऑफ ग्रेन की बात करते हैं तो स्टार्च जैसे जैसे कम कम होते जाता है वैसे वैसे क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है। तो आप अलग अलग कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो, जबकि स्टार्च मान लो ऐसी कंडीशन में ज्यादा बन रहा है, ऐसी कंडीशन में कम बन रहा है, ऐसी कंडीशन में कम बन रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि ज्यादा बन रहा है या थोड़ा सा कम बन रहा है, तब भी शेप तो कैसा आ रहा है, राउंड का राउंड ही आ रहा है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो ये डायरेक्ट डिपेंड है, जैसे स्टार्च ज्यादा बनेगा तो लार्ज आएगा साइज, स्टार्च एक थोड़ा सा कम बनेगा तो साइज कैसा हो जाएगा, मीडियम। और ये अगर नहीं बनेगा या बराबर बनेगा तो साइज कैसा हो जाएगा। ये डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है, वो नहीं कर रहा। तो डिपेंड करता है उसकी फिजियोलॉजी कैसे कैसे काम करता है। तो दो गार्डन पी के हमने एग्जांपल देखे, एक बी जीन और एक फ्लावर कलर का जीन। अच्छा, मेंडेलियन कैरेक्टर में कौन कौन से ऐसे जीन है जो प्लियोट्रॉपिक है? मेंडेलियन कैरेक्टर्स के जो जीन है, ऐसे कौन कौन सा जीन है जो प्लियोट्रॉपिक जीन है? फ्लावर कलर का जीन और सीड शेप का जीन रहेगा। चलो अब देखें कि डिजीज एलील ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ह्यूमन के अंदर अगर बात करें तो ह्यूमन में जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो सब उनके कैसे होते हैं, आपने देखा होगा। कभी कोई जीन में प्रॉब्लम आती है, आपने डिजीज पड़ी है तो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं।
हाँ, बहुत ही सारे सिम्टम आते हैं, मतलब मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट आ रहे हैं। तो सारे जीन कैसे हैं, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उन सारे के जीन कैसे हैं, प्लियोट्रोपिक जीन कैसे हैं, प्लियोट्रोपिक। इसमें दो है, अभी यहाँ पर लिखा है इस चैप्टर में, दो का एग्जांपल दिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया। तो डिजीज एलील ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया अगर हो जाए, डिजीज एलील है, अगर रिसेसिव एलील हो जाए तो हेयर लॉस हो जाएगा, स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। और सिकल सेल एनीमिया में भी अगर अगर डिजीज एलील है प्रेजेंट तो ऑर्गन कंडीशनिंग हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, जो हो जाएगा, अगेंस्ट मलेरिया हो सकता है, सिकल शेप्ड आरबीसी हो सकती है। तो अभी तो आपको ये याद करना है सारे के सारे। जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां पर सिकल सेल एनीमिया को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सिकल सेल एनीमिया क्यों होती है, किस प्रकार से म्यूटेशन होता है, क्योंकि अभी उसमें अगर इसको यहाँ पढ़ेंगे नए नए वर्ड्स बताना पड़ेंगे, म्यूटेशन क्या होता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन क्या होता है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, फिर एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स होते हैं, ये सब चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये अननेसेसरी का हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। इससे अच्छा तो हम क्या करें, सिकल सेल एनीमिया भी देख लें कि भाई सिकल सेल एनीमिया जब किसी को होती है, उसका कभी डिजीज एलील प्रेजेंट होता है तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है। और अगर मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट आ रहे हैं तो सिकल सेल एनीमिया का जो एलील है वो कैसा है, डिजीज एलील कैसा है, प्लियोट्रोपिक। ऐसा याद कर लेना अभी, अदरवाइज सिकल सेल एनीमिया को समझने जाएंगे डिसफंक्शनिंग कैसे होगा, समझेंगे इसे, ये हमारे कोर्स में भी है और आपने यहीं पर दे भी रखी है। लेकिन यहाँ समझना अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझाना और समझना दोनों क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। अगले चैप्टर में हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, सिकल सेल अभी क्वेश्चन नहीं आएगा टेस्ट में, ठीक है, जितना बताया जा रहा है उतना ही है। तो ये हमने प्लियोट्रोपिक जीन क्या कर लिए हैं, कंप्लीट। बताओ, प्लियोट्रोपिक जीन के केस में डोमिनेंसी क्या जीन का ऑटोनॉमस फीचर है, क्या जीन को देख के हम डोमिनेंसी का आइडिया लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जीन का प्रोडक्ट है, मल्टीपल कैरेक्टर को अफेक्ट अलग अलग तरह से करता है। किसी में हो सकता है कंप्लीट डोमिनेंसी दिखाए, किसी में हो सकता है इनकम्प्लीट दिखाए, तो हमें कैरेक्टर को भी चूज करना पड़ेगा, कैरेक्टर को भी कंसिडर करना पड़ेगा जब भी डोमिनेंसी की बात होगी। क्या जितने भी ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं सबके सब प्लियोट्रोपिक जीन ही होते हैं, होते हैं। क्योंकि जब भी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, ऐसा डिसऑर्डर जो जीन में प्रॉब्लम के कारण होता है, तो उससे हमने देखा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। मतलब मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट आ रहे हैं, मतलब जीन कैसा है, प्लियोट्रोपिक जीन है। सिकल सेल एनीमिया में एग्जैक्टली क्या होता है, ये सारी बातें हम अगले चित्र में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं, क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। ध्यान से समझना इसको, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। हमने वन जीन इंटरेक्शन कंप्लीट कर लिया है, अब हम किस पे आ गए हैं, टू जीन इंटरेक्शन पे आ गए हैं, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन पे आ गए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, उस एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। फ्लावर कलर, एक होता है फ्लावर कलर ऑफ लेथाइरस, बोलो, ओडोरेटस। अरे ऐसा नहीं, मैं पूरा नाम पूछ रहा था तुमसे। फ्लावर कलर ऑफ लेथाइरस ओडोरेटस, कॉमन नेम बोलो, क्या है, स्वीट पी, है ना। गार्डन पी क्या है, सही, गार्डन पी और स्वीट पी एक ही चीज होती है, अलग अलग है। तो लेथाइरस ओडोरेटस में जो फ्लावर का कलर है वो डिसाइड कौन करते हैं, दो अलग अलग जीन मिलके करते हैं, ठीक है। कैसे कलर बनता है पहले वो देखते हैं। मान लो ये सबस्ट्रेट है, मान लो फ्लावर कलर इस लेथाइरस ओडोरेटस में सबस्ट्रेट है, वो पहले किस में कन्वर्ट होता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, उसे बोलते हैं क्रोमाजन। क्रोमाजन मतलब ऐसा इंटरमीडिएट जो खुद तो कलरफुल नहीं है, लेकिन अगर ये स्प्लिट हो जाए तो कलरफुल प्रोडक्ट बनाएगा। तो कलरफुल प्रोडक्ट बनाने वाला इंटरमीडिएट क्या कहलाता है, क्रोमाजन। और ये स्प्लिट हो जाए एंजाइम की प्रेजेंस में तो ये एंथोसाइनिन बनाता है, क्या बनाता है,
एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन का कलर कैसा होता है पिगमेंट का? पर्पल कलर। कैसा होता है? पर्पल। आप मुझे बताओ इस स्वीट पी को अगर पर्पल कलर बनाना है, फ्लावर का कलर पर्पल लाना है, तो सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट करना होगा? क्रोमाजन में। और क्रोमाजन को किसमें कन्वर्ट करना होगा? एंथोसाइनिन में। अब अगर एक एंजाइम सी है, एंजाइम सी अगर होगा तो सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट होगा? क्रोमाजन में। और क्रोमाजन को अगर एंथोसाइनिन में कन्वर्ट करना है तो कौन सा एंजाइम चाहिए? एंजाइम पी चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए? एंजाइम पी। अब अगर एंजाइम सी और एंजाइम पी जब बनेंगे तभी तो होगा पर्पल कलर आएगा, वरना नहीं आएगा, क्योंकि तभी पूरी रिएक्शन होगी। अब एंजाइम सी को बनाने के लिए कौन सा जीन चाहिए? सी जीन चाहिए। कौन सा जीन? सी जीन। और पी एंजाइम पी को बनाने के लिए कौन सा जीन चाहिए? पी जीन चाहिए। अब सी जीन कैसा होना चाहिए? डोमिनेंट फीचर में होगा, कैपिटल सी या कैपिटल सी स्मॉल सी में। और पी जीन भी कैसा हो? कैपिटल पी या कैपिटल पी स्मॉल पी में। अगर ऐसी कंडीशन में होगा सी जीन, या तो कैपिटल सी हो या कैपिटल सी स्मॉल सी हो, तो क्या बनेगा? एंजाइम सी बनेगा। पी जीन कैसा हो? कैपिटल पी में या कैपिटल पी स्मॉल पी में, तो क्या बनेगा? एंजाइम पी बनेगा। और दोनों जीन अगर डोमिनेंट रहेंगे तो ये दोनों एंजाइम बनेंगे, पूरी रिएक्शन होगी, कलर पर। दो जीन में से एक भी जीन अगर रिसेसिव कंडीशन में आ गया तो पर्पल कलर आने वाला नहीं है। पर्पल कलर को लाने के लिए आधा काम किया, मिलके काम कर रहे, मिलके काम है, आधा तुम आधा हम लोग पूरे, क्या उसमें एलिमेंट। तो एक जीन, ये जीन पूरा काम नहीं कर पा रहा है, इसको कौन मदद कर रहा है? ये भी कर रहा है, तो दोनों आपस में कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। चलो आप मुझे बताओ, इधर देखो, अगर ऐसा जीनोटाइप होगा, बताओ ये जीन में पीडेस मतलब सेकंड पोजीशन पे, और अगर कैपिटल सी डेस मतलब कैपिटल सी भी आ सकता है, स्मॉल सी भी। बताओ अगर ऐसा जीनोटाइप होगा तो कैसा कलर आएगा? पक्का? सी अगर डोमिनेंट भी है, पी भी डोमिनेंट है, तो दोनों एंजाइम बनेंगे और कलर कैसा आएगा? पर्पल। तो जिस जिस भी स्वीट पी में जीनोटाइप कैसा रहेगा? सीडेस पीडेस रहेगा, वो कैसा कलर का आएगा? पर्पल। अच्छा, अगर किसी में ऐसा रहा तो, ऐसा रहेगा तो, अरे सी है तो सही डोमिनेंट, डोमिनेंट है तो क्या हुआ? सिर्फ एंजाइम सी बनेगा। एंजाइम सी बनेगा तो सिर्फ क्रोमाजन ही बनेगा, आगे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्मॉल पी तो कैसा कलर आएगा? व्हाइट। पर्पल नहीं आ रहा तो मतलब क्या हो जाएंगे? व्हाइट। चलो अगर ऐसा हो गया तो, अरे है तो सही, पी बना तो रहा है, एंथोसाइनिन, अरे नहीं बना पाएगा। अरे यही जब कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्रोमाजन ही नहीं बनेगा, तो फिर आगे कैसे कन्वर्ट होगा? तो क्योंकि इसमें भी कैसे आएगा? व्हाइट। कैसे आएगा? व्हाइट। चलो इधर बताओ, ये ऐसा हुआ, कैसे आएगा? ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, दोनों नहीं बन रहा है, तो कैसे आएगा? व्हाइट है। आप मुझे बताओ, मैंने एक बार जब डायहाइब्रिड क्रॉस करवाई थी तो F2 जनरेशन को मैंने ऐसे ही कुछ लिखा था, आर डेस वाई डेस, आर डेस स्मॉल वाई स्मॉल आर वाई डेस और स्मॉल आर स्मॉल वाई। मतलब वहां पर एक आर जीन था, एक वाई जीन था, दोनों की डायहाइब्रिड क्रॉस करी थी, लेकिन दोनों जीन क्या कर रहे थे? दो अलग अलग कैरेक्टर कर रहे थे। तो एफ में रेशो क्या आ रहा था? राउंड येलो कितने आ रहे थे? 3, राउंड ग्रीन 3, राउंड येलो 9, राउंड 3, रिंकल येलो 3, रिंकल ग्रीन 1। लेकिन यहाँ पर भी वही दो जीन है, इनहेरिटेंस तो जीन का वैसा ही होगा, वहां आर वाई जीन था, यहाँ सीपी जीन है। तो F2 के अंदर ये वाला जीनोटाइप कितनी बार बनेगा? बताओ। 9 टाइम्स बनेगा। ये वाला जीनोटाइप कितनी बार बनेगा? 3 टाइम्स बनेगा। ये वाला जीनोटाइप 3 टाइम्स बनेगा। ये वाला जीनोटाइप एक बार बनेगा ना, क्योंकि वहां आई जीन थे अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे, यहाँ सी और पी ने अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे, जीन तो वैसे ही इनहेरिट होंगे ना। तो आप मुझे बताओ F2 का रेशियो क्या आना चाहिए डायहाइब्रिड क्रॉस अगर करें यहाँ पर?
हालांकि यहाँ दोनों जीन क्या है, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर डायहाइब्रिड क्रॉस करे तो फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 कितना हो जाएगा? तो जो रेशियो 9:3:3:1 हुआ करता था, आप कैसे हो गया 9:7। 9 कैसे हैं? पर्पल। और 7 कैसे हैं? व्हाइट। तो क्या डायहाइब्रिड क्रॉस करने की जरूरत है? नहीं। चलो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? जीनोटाइपिक रेशियो तो वही होगा। अरे पहले RY जीन हुआ करते थे, आप C और P जीन है। जीन तो वैसे के वैसे ही इनहेरिट हो रहे हैं ना, उसमें कोई चेंज नहीं है। F2 का जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? C और P की बात करें तो 1:1, 2:4:2, 1:1। लेकिन पहले दो जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल करते थे, इसमें रेशियो क्या था? 4 टाइप के फिनोटाइप आते थे 9:3:3:1 में। यहाँ पर दो जीन क्या कर रहे हैं? एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें एक ही कैरेक्टर आ रहा है। और 9 कैसे आ रहे हैं? पर्पल। और 7 कैसे आ रहे हैं? टाइम हो गया क्या? चलो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसके आगे भी मैं पढ़ूंगा, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है? नहीं, इंपॉर्टेंट है ना, मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलता तो तुम छोड़ देते होंगे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसलिए काफी शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश करी है आपको। ठीक है? काफी शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। देखो ना, एक रिएक्शन में काम हो गया, सारी बात हम समझ भी गए इसकी। एक क्रोमोसोम पे अगर जीन्स प्रेजेंट होंगे उसकी बात नहीं हो रही है पूरे एनसीईआरटी में, हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है? उनमें क्या होगा?
गुड इवनिंग, बैठ जाओ।